हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द साउंड कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है साउंड कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एसके सर के नाम से भी जानते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपका लेने वाला हूँ ये जो हमारा फुल केमिस्ट्री बैच मैंने लॉन्च किया था, इसकी आज हमारी रहने वाली है फर्स्ट क्लास। तो आज इस जो क्लास में है मैं पूरी आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको पूरी साल कैसे करके क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, सब कुछ। आज से हम अभी ऐसा ही नहीं कि सीधे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा हर एक स्ट्रेटजी की कैसे कैसे आपको फॉलो करना है, हर एक चीज़ कैसे फॉलो करनी है। अब जो भी स्टूडेंट्स जो हैं जिन्हें एक साल ड्रॉप लिए हो गया है, पहली बात तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग हमारा ये जो लेक्चर है रिकॉर्डेड है, तो आप चाहें आप इस लेक्चर को आगे बढ़ा के जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट ईयर से ही अभी पहली बार ये सब चीज़ों में आए हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, तो उन्हें मैं पूरी स्टडी बताने वाला हूँ कि उन्हें पूरी साल कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो मैं तो हर बच्चे को लेके चलूंगा साथ में। अगर आपको लगता है कि आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा करके मेन चीज़ जहाँ से हम चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, कौन सा, मोल कॉन्सेप्ट या फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम पढ़ाएंगे आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जहाँ से मैं आगे से जो आपका ये चैप्टर आज स्टार्ट करूँगा, तो आप चाहें तो आगे वीडियो को बढ़ा के भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको मैनेज करना है ये सभी चीज़ें। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको इस बैच में क्या क्या मिलेगा, क्लासेस कैसे मिलेंगी, कैसे क्या नहीं। ये तो मैं सब देखो आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको डेली का अब एक लेक्चर मिलेगा आज से। जैसा कि आज तो आपके है लेक्चर नंबर 1, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो चीज़ें। सबसे पहले तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। वहां पर मैं आपको हर एक नोटिस, हर एक जरूरी बात, इसके सभी के नोट्स, पीवाईक्यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब वहीं पर अपलोड करवाने वाला हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर आपको हर एक अपडेट्स मिलती रहेगी। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में मैं आपके लिए बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट करवाने वाला हूँ। अब बात आती है कि मतलब कौन कौन से बच्चे देख सकते हैं। तो अगर आप अभी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th या 12th में, तो बिल्कुल आपके लिए ये सीरीज रहने वाली है। और अगर आप जेईई मेंस एंड नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बैच में आपको मैं पढ़ाऊंगा केवल आपके लिए केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। आगे हमारे साथ हो सकते हैं हमारे एक सर भी आ जाएं, वो आपको बायोलॉजी पढ़ाएं, लेकिन वो बाद में होगी। लेकिन अभी इस बैच में मैं आपको केवल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो आप केमिस्ट्री की अब टेंशन छोड़ दीजिए। केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ठीक है, ठीक है सर। अब बात आती है कि लेक्चर कैसे मिलेगा। तो लेक्चर आपको डेली का मिलेगा रिकॉर्डेड। आपने देखा होगा, आप कहीं भी मतलब बड़ी बड़ी कोचिंगों में देखा होगा कि जो है लेक्चर आपको मिलते हैं 1 घंटे 45 मिनट के, लेकिन मैं आपको 1 घंटे तक का लेक्चर दूंगा, मिनिमम टू मिनिमम। मतलब 1 घंटे के अंडर ही होगा, कभी कभार मैक्सिमम 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे के ऊपर थोड़ा बहुत जा सकता है, नहीं तो 1 घंटे का आपका लेक्चर डेली होगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ओके, अब देखो, रोज आपको 1 घंटे का जो लेक्चर मिलेगा ये मिलेगा आपको रिकॉर्डेड। ओके, क्योंकि ये लेक्चर आपको अपने पूरे 24 घंटे के टाइम में, जो आपकी पूरी डे है, उसमें आपको बस 1 घंटा निकाल के इस पूरे लेक्चर को देख लेना है। 1 घंटे का लेक्चर आपको मिलेगा रिकॉर्डेड, जिसे आप किसी भी टाइम में अपने पूरे दिन में देख सकते हैं। उसके बाद नोट्स भी मैं कहूँगा आपसे मेरे साथ साथ ही बना लीजिए। हर एक चीज़ मैं यहाँ पर हाथ से लिखने वाला हूँ, व्हाइट बोर्ड है, खुद मैं आपको लिख के जाऊँगा, कोई पीपीटी वीपीटी वगैरह मैं बना के लेके आऊँगा नहीं। ठीक है, हर चीज़ आपको यहाँ पर बताएंगे हम। ओके, अब देखो कैसे मैनेज क्या करना है आपको। अब अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास होंगे 3 सब्जेक्ट आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। मैं कहता हूं आप मुझे केवल दिन के कितने कितने घंटे, मान लो कि 1 घंटे का तो आपका लेक्चर ही है। ठीक है, 1 घंटे का जो है आपका है लेक्चर, उसके साथ साथ आप नोट्स तो क्लास में ही बना लेंगे। मैं कहता हूं आप 1 घंटा और मुझे एक्स्ट्रा दे दीजिए, आप मुझे केवल 2 घंटे दीजिए अपने, केवल 2 घंटे डेली के दीजिए। जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आप पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और जो मैं क्वेश्चन दूँ केवल उतना प्रैक्टिस कर लीजिए बस। ओके, और कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। डेली के 2 घंटे मुझे चाहिए बस आपके। एक लेक्चर आपको करना है और बाकी के बचे हुए घंटे में, 1 घंटे में आपको सब रिवीजन करना है आपने जितना पढ़ा है, और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, इतना सब कुछ आपको करना है। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि अपने टीचर को जज कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है। अपने टीचर को आप जज मत करो, बस आंख बंद करके उसके ऊपर विश्वास करो। जब मैंने आपका ये लिया है वादा कि मैं आपको केमिस्ट्री पूरी करवाऊंगा, तो पूरी करवाऊंगा। और आप पिछले 10 साल के, जब मैं पढ़ाऊंगा पहला ही चैप्टर आप पढ़ के देख लीजिए,
पिछले 10 साल के जेई मेंस के आप पीवाईक्यू खुद कर पाएंगे। इतना इस लेवल का मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक, चलिए, तो इतनी सब बातें तो मैंने आपको बता दी हैं। और मैं आपको बताऊं, देखो, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंसी जो है बहुत मैटर करती है। आप जो हैं फर्स्ट डे पे तो आपके अंदर बहुत एड्रीनलिन हार्मोन होता है, एक वो रश कर जाएगा कि हाँ, फर्स्ट डे पे तो बहुत जोश होता है कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आखिरकार जीतता वो है जो पूरी साल मेहनत करता है, पूरी ईयर तक बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी से पढ़ता रहता है, आखिरकार वो ही जीतता है। ऐसा नहीं कि हमने 1 से 2 दिन अपना सब कुछ कर लिया अच्छे से, उसके बाद बस हो गया। तो ऐसा नहीं करना, आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। रोज अगर 2 घंटे का एक टाइम देना है मुझे, तो आपको देना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, इतनी बात आपको लेके चलनी है। और केमिस्ट्री की तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आज आप पढ़ के ही देख लीजिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ। बस आपको विश्वास रखना है मेरे ऊपर। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप जो ये रील स्क्रॉल करते हैं, रील स्क्रॉल ऐसा अगर करना है तो आप यूट्यूब पे कीजिए, मेरे चैनल पे कीजिए। मैं आपको रील के माध्यम से ही पूरा चैप्टर याद करवा दूंगा। अभी तक मैं इतने दिनों से जो लेक्चर नहीं डाला था, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने इतनी रील तो इस चैप्टर की मैं डाल चुका हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, मैं जो पढ़ाऊंगा उसका मैं दावा कर सकता हूँ, मतलब मैं चैलेंज कर सकता हूँ क्वेश्चन पे। तो किसी को भी आप जज मत कीजिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पे आके कीजिए। यूट्यूब पर रील देखिए, उस पर जो है अगर आप जैसा फीड होगा आपका वैसे ही आ जाएंगे। और मैं जो रील में आपके लिए पूरा चैप्टर भी कंप्लीट रील के द्वारा भी कवर करवा दूंगा। तो अगर आप वो भी देख लेते हैं, उससे भी आपका बहुत बेनिफिट होगा। अब चलिए, बाकी तो बातें होती रहेंगी, पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, उसका आपको रिप्लाई मैं खुद दे दूंगा। और मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम पर भी मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भेज सकते हैं। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आप पहले सर तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई सजेशन देना है बैच के बारे में तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। अब जो हमारा मेन मोटिव है पढ़ने का, उसे पढ़ाई करते हैं स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा। काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, 7 मिनट का कर लिया है। वैसे तो पूरी रात हो जाएगी, मतलब पूरा टाइम 1 घंटे हमारा इसी में लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। बाकी जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, उसका रिप्लाई मैं खुद दूंगा आपको। ओके, अब पढ़ाई करते हैं हम स्टार्ट सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले देखो, मेन बात आती है, हमारा जो चैप्टर है उसका नेम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसे हम मोल कॉन्सेप्ट के भी नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइड में, क्या इसे कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको सीधे मतलब सीधे उस पर लेके नहीं जाऊंगा कि यहाँ सबसे पहले जो होती है हमारी कंसंट्रेशन टर्म ही पढ़ने, सोल्यूशन ही पढ़ने। मैं सबसे पहली बात आपसे यही करता हूँ कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि केमिस्ट्री क्या होती है, बताइए। आपको पता है कि केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री अगर कोई आपसे पूछे कि हाँ आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप केमिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो केमिस्ट्री क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। केमिस्ट्री अगर आपसे कोई भी पूछे तो देखो, शॉर्ट नोट्स की तरह आपको बनाना है। ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि आपको अपनी राइटिंग बिल्कुल सुंदर सुंदर उसमें लिखनी है। मुझे आपकी रैंक चाहिए, मुझे आपके नोट से मतलब नहीं है। केमिस्ट्री अगर आपसे पूछे कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री होती है इट इज द डिटेल स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। क्या केमिस्ट्री का मतलब होता है कि डिटेल स्टडी ऑफ मैटर, डिटेल स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। अब कोई भी अगर आपसे पूछे कि केमिस्ट्री क्या होती है सर, तो सिंपल इतनी सी लैंग्वेज में बोलना है कि इट इज द डिटेल स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। इतनी बात बोलनी है। अब जो समझदार बंदा होगा वो आपसे तुरंत एक सवाल कर देगा, बोले बेटा आपने ये तो कह दिया कि इट इज द डिटेल स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, अब आप मुझे ये बताइए कि मैटर क्या होता है। आपने मैटर की जो बात की है यहाँ पर, आप मुझे ये बताइए कि मैटर क्या होता है। जो आपसे ऐसे ही होगा पूछने वाला, वो तो कहते हैं बोले अरे वाह बहुत बढ़िया, बच्चे को पता है देखो। लेकिन कोई मेरी तरह होगा खुरापात व्यक्ति, तो वो यही कहेगा आपसे कि मैटर क्या होता है, मुझे ये बता दीजिए। तो उसका भी जवाब है हमारे पास, हेडिंग डालिए अगला, मैटर। कि मैटर क्या होता है सर, देखो क्लास 8th का ही सवाल है, आपको क्लास 8th में भी ये पढ़ा दिया जाता है कि मैटर क्या होता है। आई होप आपको पता हो, नहीं पता है हम बताते हैं। पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, भाषा तो आप खुद ही लिख देंगे, ठीक है। देखो मैटर क्या होता है, मैटर वो होता है जो, जैसे मान लो ए है मेरे पास, ये जो है इसे क्या कहते हैं, डस्टर, ठीक है।
इसका कुछ मास है, मतलब वजन है इसका, और अगर मैं इसे कहीं पर भी यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये कुछ स्पेस घेर रहा है नहीं घेर रहा है, तो इसे हम कहेंगे मैटर। क्या ए है, ये भी मैटर है? बिल्कुल है। तो मैटर का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास होता है एंड वो कुछ स्पेस घेरता है, कुछ वॉल्यूम रखता है, उसे कहते हैं मैटर। क्या होता है कि मैटर इज एनीथिंग विच इज ऑक्युपाइज सम मास एंड ऑक्युपाइज सम वॉल्यूम। ओके, अगर कोई पूछे कि मैटर क्या होता है तो आपको सीधे बोलना है कि मैटर इज एनीथिंग विच इज सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। ठीक है, सिंपल सी बात इतनी कह देनी है उससे, जो भी आपको कहे। सबसे पहले क्या बताया मैंने कि केमिस्ट्री क्या होती है कि इट इज द डिटेल स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। फिर आपसे अगर कोई कहे कि मैटर क्या होता है तो आपको बताना कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका, जिसका कुछ मास हो और जो कुछ वॉल्यूम या फिर स्पेस घेरता हो। ठीक है, अब बात आती है कि हमारा मैटर तो हो गया, अब जो है कुछ और भी लोग होते हैं, ठीक है, वो पूछ लेंगे आपसे कि नॉन मैटर क्या होता है। तो नॉन मैटर का मतलब ही क्या होता है, आप शब्दों को तोड़िए, शब्द क्या कह रहे हैं हमसे, नॉन मैटर। ठीक है, नॉन मैटर का क्या होता है, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो मैटर ना हो। ठीक है, एनीथिंग विच इज नॉट मैटर, एनीथिंग विच इज नॉट मैटर, ऐसी कोई भी चीज जो मैटर नहीं है उसे हम कहेंगे नॉन मैटर। ठीक है सर, बिल्कुल हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी बताने पड़ेंगे क्या मुझे कि मैटर क्या होता है? अभी आपको इतनी चीजें बता दी हैं कि अभी यहाँ मतलब जिस चीज में मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, शायद मोबाइल में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वो भी आपका मैटर है। आप जिस चीज के, जिस कुर्सी ऊपर बैठे वो भी मैटर है। मतलब हर चीज आपके आसपास आप जो भी देख रहे हैं कि कोई भी चीज अगर वॉल्यूम घेर रही है, मतलब स्पेस घेर रही है और उसका कुछ मास है, तो वो मैटर है। उसके एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नॉन मैटर क्या होता है? नॉन मैटर के एग्जाम्पल आप ले लो। नॉन मैटर जैसे प्यार, क्या? प्यार, लव, इमोशंस आपके हो गए, आपका गुस्सा, ये सब जो होता है, ये सब होता है आपका नॉन मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल इसके आप याद रख लो। सबसे पहला एग्जाम्पल लिख लो आप, प्यार, लव, इमोशन। ठीक है, ये सभी चीजें होती हैं नॉन मैटर आपकी। ठीक, क्लास को बिल्कुल एंजॉय से पढ़ना है। ठीक है, तो ये सभी चीजें होती हैं नॉन मैटर कि एनीथिंग विच इज नॉट मैटर, तो उसे हम कहते हैं नॉन मैटर। ठीक है, अब बात आती है सर कि हमारे मैटर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। मैटर जो होते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपके जो होते हैं वो होते हैं 5 टाइप्स के। कितने? 5 टाइप के। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस, चौथा होता है आपका प्लाज्मा एंड पांचवा होता है बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मैंने आपको शुरू के 3 बताए हैं कि आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये आपके सिलेबस में। बाकी प्लाज्मा एंड बीईसी जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। हमें इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है। लिख लीजिए यहाँ पर कि मैटर आर ऑफ 3 टाइप्स। मैटर आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर हमारे जो मैटर होते हैं वो होते हैं आपके 3 टाइप, मतलब 5 टाइप के, जो कि 3 आपके सिलेबस में और बाकी 2 आपके सिलेबस में नहीं है। इन्हें हमें पढ़ना ही नहीं है। पहला हमारा था सॉलिड, दूसरा था लिक्विड, तीसरा था गैस, चौथा था प्लाज्मा एंड पांचवा जो था वो आपका था बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। NIS का मतलब होगा नॉट इन सिलेबस और IS का मतलब होगा इन सिलेबस। ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है लिखने की। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। ओके, अब बात आती है, देखो सॉलिड क्या होता है। सॉलिड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने, देखो मैं आपको बताऊं, मैंने रील में पूरा बना रखा है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आप जाके वो रील भी देख लीजिए। वैसे मैं इस भी आपको बताऊंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक, मैं यहाँ पर पहले से लिख देता हूँ इधर हेडिंग बना के सॉलिड, फिर इधर लिख देता हूँ मैं लिक्विड, इधर लिख देता हूँ मैं गैस। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपने डायग्राम तो देखा ही होगा। जैसे मैंने मान लो कोई बीकर ले लिया, उसके अंदर बिल्कुल ऐसे करके ये जो मॉलिक्यूल है बिल्कुल पास पास हैं, जुड़े हुए बिल्कुल पास पास हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सॉलिड। इसे क्या कहते हैं? सॉलिड। अभी इसका भी बताऊंगा कि केवल इन्हीं चीजों को देख के क्या कहते हैं हम सॉलिड की, और भी कुछ होता है, और भी रीजन होता है। ठीक है, ये जो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जो 8th क्लास में पढ़ाया जाता है आपको, ये होते हैं आपके गैस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जैसे पार्टिकल है, कोई भी जैसे ठोस पार्टिकल होता है, उसके जो अंदर के मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, एटम होते हैं, वो बार बार मतलब बिल्कुल पास होते हैं, बिल्कुल
जुड़े हुए होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैस में जो होते हैं बिल्कुल दूर होते हैं, इधर उधर तितर बितर हुए पड़े रहते हैं, ठीक है। अब एक आता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसे मान लो मैंने ये दो चीजें ले ली, ठीक है, अब मैंने इनके लिए जोड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इनके बीच यहाँ पर जो यहाँ पर और यहाँ पर जो लग रहा है फोर्स, उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। अब इन इंटरमोलिकुलर फोर्स को मतलब मैं मान लो इन दोनों चीजों को पास लेके आ रहा हूँ। जैसे मान लो दो मैग्नेट नहीं होते मैग्नेट, अगर मैं उन्हें चिपका दूं और फिर दूर लेके जाऊं, पास लेके आऊं, तो उन्हें दूर ले जाने में और पास ले जाने में जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं थर्मल एनर्जी। क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर कि सॉलिड का जो होता है, सॉलिड का इसका जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपका बहुत ज्यादा होता है। किससे? थर्मल एनर्जी से। किससे? थर्मल एनर्जी से। टीई का मतलब है आपका थर्मल एनर्जी एंड आईएमएफ का मतलब है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक। अब मैं अगर आपको कहूं कि गैस जो होती है, गैस इसमें जो होती है आपकी थर्मल एनर्जी होती है बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है कि सर लिक्विड में क्या होता है इनका, तो लिक्विड में जो होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड आपकी जो होती है थर्मल एनर्जी, ये जो होते हैं दोनों होते हैं आपके इंटरमीडिएट। क्या होते हैं? बोथ आर इंटरमीडिएट। क्या होते हैं? दोनों इंटरमीडिएट होते हैं आपके स्टूडेंट्स, ठीक। ठीक है सर, इतनी बात जो है हमारी वो आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। तो अभी तक मैंने कितना पढ़ाया आपको कि केमिस्ट्री क्या होती है, इट इज द डिटेल स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। फिर आती है बात कि मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जिसका कुछ मास होता है एंड इसका कुछ स्पेस वो घेरता है या वॉल्यूम होता है उसका। दूसरा आता है कि नॉन मैटर क्या होता है। नॉन मैटर वो होता है कि जो कोई भी मैटर नहीं वो नॉन मैटर है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लव, इमोशन, जो भी है आपका वो सब हो जाएंगे, मतलब लव इमोशन ऐसी चीजें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैटर कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। किसके हिसाब से? फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। और 3 हमारे सिलेबस में, 2 हमारे सिलेबस में नहीं है। 5 मैंने बताया आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा जो है प्लाज्मा और बीईसी, वो आपके हमारे सिलेबस में नहीं है। तीनों के बारे में मैंने बता दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। अब एक चीज आपको याद रखनी है, देखो कुछ कन्वर्जन होता है उसके बारे में आपको याद रखना है। मान लो सॉलिड मैंने इधर लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया लिक्विड, इधर मैंने लिख दिया आपका गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मैंने यहां पर आपका लिख दिया है। अब जो है अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, ठीक है, और वहीं लिक्विड से गैस में जाएंगे, और अगर गैस से लिक्विड में जाएं और लिक्विड से अगर सॉलिड में जाएं, तो कैसे करके इसका कन्वर्जन होता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो इसे कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग, ठीक है, इसे कहते हैं मेल्टिंग। और वहीं अगर हम लिक्विड से आपका जो है गैस में जाते हैं तो इसे कहते हैं हम वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने बर्फ के टुकड़े लिए, मतलब आपने पहले जो बर्फ निकालते हैं आप फ्रिज में से, उसे आपने बाहर निकाला तो वो क्या होता है? सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड। उसे अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें तो वो पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है, तो वो सॉलिड से चला जाता है आपका लिक्विड में। किसमें चला जाता है? लिक्विड में। तो वो जो होता है उसे कहते हैं मेल्ट होना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाना। अगर लिक्विड से आपका जा रहा है गैस में तो इसे कहते हैं वेपराइजेशन। जैसे मान लो आपकी मम्मी जो है चाय बना रही हैं या ठंडों में जो है वो पानी गर्म कर रही हैं आपके नहाने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे जो होता है वो वाटर गर्म हो रहा होता है, उसमें से मतलब झाग निकल रहा होता है, मतलब खौल रहा होता है बहुत तेज तेज, उसमें से जो भाप निकलती है उसे कहते हैं वेपराइज होना, वाटर का वेपराइजेशन होना। तो उसी को कहते हैं कि लिक्विड से गैस बनना, इसे कहते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। अब जो है आपका जाता है गैस से लिक्विड में। गैस से अगर हम लिक्विड में जाते हैं तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक। और अगर लिक्विड से हम अगर सॉलिड में जाते हैं तो इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम सीधे सॉलिड से जाते हैं अपने गैस में तो इसे क्या कहते हैं पता है आपको? इसे कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, इतना कन्वर्जन आपको याद रखना है। कई बार आपका बोर्ड में और भी एग्जाम में ये चीजें आ जाती हैं, पूछ ली जाती हैं, और आपके टीचर्स भी आपसे पूछ लेते हैं। तो इतनी बात आप नोट कर लो। आई होप आपने नोट तो कर ही लिया होगा मेरे साथ साथ में, ठीक है। बिल्कुल हर चीज आपको क्लियर भी दिखाई दे रही है, बिल्कुल नोट्स भी आपके बन रहे हैं साथ साथ। इतना कर लो नोट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ थ्योरी जो आती है हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा नोट। अब इसे करते हैं मेरेज, ठीक है।
देखो अब अगला हेडिंग आप डालेंगे अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे सर। हेडिंग डालो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारी क्या कहती है, एक एक पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा, फिर डेफिनेशन तो मैं आपको पूरी बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, वही चीज लिखूंगा। ज्यादा मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, आप खुद समझ रहे होंगे, खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही लिखें। अगर आप वो भी लिख सकते हैं तो ये आपके शॉर्ट नोट की तरह बनेंगे, ठीक है। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो होती है क्या कहती है हमसे, उन्होंने हमें बताया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब जो मैटर होता है, मैटर वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि एटम आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइड। मतलब एटम जो होता है वो इतना छोटा होता है कि उसे आप दोबारा और तोड़ नहीं सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं हम एटम। डिफरेंट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। अब पार्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। किसी जैसे एक मान लो ए है, ये सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डू कंबाइन विद ईच अदर बट दे ऑलवेज डू सो इन देयर होल नंबर रेशियो। मतलब मान लो अगर जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि CO2 मैंने ले लिया, ठीक है, ये कंपाउंड है हमारा, इसमें ये जो दो एलिमेंट है इनका एक एग्जैक्ट रेशियो होगा, एग्जैक्ट रेशियो में आपके पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, सब इनका एक एग्जैक्ट रेशियो होता है कि ये इतने ही रेशियो में मिलेंगे, आप कहीं भी इन्हें ढूंढ लें, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि मैटर जो होता है हमारा कंसिस्ट होता है, बना हुआ होता है वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से। मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं एटम, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपको वो आता है कि एटम्स आर सो स्मॉल। एटम बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं जिन्हें हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नॉट फर्दर सो डिवाइड, ठीक है। ओके सर, अगला पॉइंट हमसे कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम। डिफरेंट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम, ठीक है सर। ए बी पॉइंट आपका क्लियर हो गया, मेरे साथ साथ ही लिख लो, मैं बोल भी रहा हूँ आप लिख भी सकते हो, ठीक है। अगला हमसे कहता है कि अ पार्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। अ पार्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। ये मेन 4 पॉइंट ही हैं, आप यही पॉइंट लिख लीजिए, आपके लिए हो जाएंगे कामयाब पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम। मान लो कोई भी एटम है, उसका जो है हम वेट कैसे करके पता लगा सकते हैं। जैसे मान लो ए है, ए एटम नहीं है, लेकिन इसे हम इतना तोड़ दें कि हम इसे दोबारा तोड़ ही ना पाए, तो वो चीज कहलाती है हमारी एटम। तो उस एटम का हम वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। देखो हाउ टू डिटरमाइन लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम। हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम, ठीक। हमें वेट पता लगाना है एटम का, कैसे वेट पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड या फिर रेफरेंस लेते हैं हम। स्टैंडर्ड या रेफरेंस जो है हमारा वो है AMU। क्या है, AMU। AMU के लिए हम जानते हैं एटॉमिक मास यूनिट से, ठीक है। और एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो आपका होता है 1/12 गुणा वेट ऑफ 1 कार्बन एटम के। मतलब 1/12 गुना होता है आपका एक कार्बन एटम के वेट के AMU। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो एक AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये जो होता है आपका 1/12 गुणा वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, जिसे हम यूनिफाई मास भी कहते हैं, यूनिफाई मास भी कहते हैं सर, ठीक। तो अब आपको ये तो पता चलेगा कि एक एटम का जो होता है इसके वेट को हम AMU में काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है सर।
अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जैसे ऑक्सीजन का मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन का जो होता है एटॉमिक वेट कितना होता है, तो आप सीधे बोल देंगे सर 16 होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो 16 कहाँ से निकल के आया है? पता है? बताओ। नहीं पता होगा, लेकिन आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, बिल्कुल निकाल के दिखाऊंगा आपके आंखों के सामने कि कैसे करके वो 16 AMU आया है। जैसे कोई भी आपसे पूछे कि हाँ ऑक्सीजन का परमाणु भार या एटॉमिक वेट कितना होता है, तो आप सीधे कह देते हैं 16। लेकिन आप 16 कह रहे हैं, वो गलत है। आप कहेंगे 16 AMU यानी कि 16 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, देखो कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपका। देखो हमें कैलकुलेट करना है एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन का। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है हमें। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले हमें क्या करना है कि वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, उसके अपॉन में हमें करना है कि 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन एटम। वन कार्बन एटम, इसे जो हम कैलकुलेट करते हैं इसके लिए होता है हमारा एक मशीन होता है, मशीन। ठीक है, मशीन, उसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रोमीटर। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। देखो ये बात आपको याद रखनी है। कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द मास बाय स्पेक्ट्रोमीटर। अब देखो जो हमारी एक मशीन होती है स्पेक्ट्रोमीटर, इस स्पेक्ट्रोमीटर से हम किसी भी एटम का वेट मेजर कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, बताया यहाँ पर कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम अपॉन में 1/12 इंटू में वेट ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 16 AMU। मान लो मैंने ऑक्सीजन का एक एटम लिया, ठीक है। मैं जब एक ऑक्सीजन का एटम लेता हूं, मैं इस मशीन में, जिसे हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, इसमें डालता हूं, तो हमारा उस एटम का वेट कैलकुलेट होके आ जाता है और यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट उसमें लगता है। तो इस मशीन के द्वारा हम हर एटम का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, ओके सर। अब ये तो बात हो गई आपकी कि कैसे करके एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं और किस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है आपकी, कुछ एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए, कुछ एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक वेट याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 1 से लेकर के 20 तक के जो एलिमेंट हैं शुरुआत के हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उनके आप याद कर लें। मैं यहाँ पर आपको लिखवा भी दूंगा, एटॉमिक नंबर भी उनके लिखवा दूंगा और एटॉमिक वेट भी यहाँ पर लिखवा दूंगा उनके। तो यहाँ पर जगह है कि यहीं पर मैं लिख दूँ? बताओ, चलो लिख दे रहा हूँ यहीं पर जब जगह है। हेडिंग डाल लो सम एलिमेंट्स एटॉमिक मास, सम एलिमेंट्स एटॉमिक मास। ठीक है, सबसे पहले हमारा है हाइड्रोजन। मैं ऐसे ही लाइन बाई लाइन लिख दे रहा हूँ और उनके नीचे लिख दूंगा उनके क्या एटॉमिक वेट। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। एल्यूमिनियम के बाद क्या होता है? सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, उसके बाद आता है सल्फर 16 के बाद क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। देखो अब मैं आपको बताऊं एक इंपॉर्टेंट बात। जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है, मैंने ले लिया एक्स एलिमेंट। अब यहाँ पर मान लो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैं जेड ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये मान लो एक्स कोई एलिमेंट है, इसका ये जेड होता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एटॉमिक नंबर को। क्या किसको करता है? एटॉमिक नंबर को। और ये जो होता है आपका यहाँ पर करता है रिप्रेजेंट की एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट को। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पर ए में से जेड घटा दूंगा तो हमारे न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल आएगी। ठीक है, वो बात हम बाद में करेंगे न्यूट्रॉन्स की, लेकिन मैं आपको ये किस लिए बता रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पर ही लिखूंगा। जो मैं यहाँ पर लिखूंगा नीचे साइड में वो होगा इसका एटॉमिक नंबर, जो मैं ऊपर साइड में लिखूंगा वो होगा एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास भी। हीलियम का कितना होता है? हीलियम का होता है 2 और मास होता है 4। ठीक है, लिथियम का होता है 3, मास होता है 7। बेरिलियम होता है आपका 4। पहले ऐसे लिख दे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20। ठीक, अब कहाँ तक हमने लिख दिया था। अब बेरिलियम का लिखे थे। बेरिलियम का जो होता है वो होता है आपका 9 AMU, और बोरोन का जो होता है वो होता है आपका 11 AMU। जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वो है इसके एटॉमिक मास, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद जो आता है हमारा कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, फ्लोरीन का होता है 17, नियोन का जो होता है वो होता है आपका 20 होता है। उसके बाद जो आता है आपका सोडियम का होता है 23 होता है, मैग्नीशियम का होता है आपका 24, एल्यूमिनियम का होता है आपका 27, सिलिकॉन का होता है आपका 29, फास्फोरस का होता है आपका 31, सल्फर का जो होता है आपका वो होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, एर्गन का जो होता है आपका वो होता है 40, पोटेशियम का होता है 39, और कैल्शियम का भी होता है आपका 40 होता है। तो ये मैंने आपको 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट लिखवा दिए। इनके मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी लिखवा दिए। आप इन्हें सबको नोट कर लेना, ठीक है। अब आप इतना ये नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ एक रिलेशन, किसमें, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में, और ग्राम में, कि इसमें क्या क्या रिलेशन होता है। आपने रटा तो हुआ होगा, लेकिन उसको मैं यहाँ पर अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे करके वो निकल के आता है, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। वैसे तो आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार साइड हट जाता हूँ। आप पूरा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए आप। ओके, अब मैं कर देता हूँ इसे इरेज, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा नोट, और एक एक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो रहा होगा विद नोट्स के साथ। ऐसे नोट्स कोई आपको बनवाएगा बताओ? लोग तो बोले आते हैं डिजिटल बोर्ड में PPT, हाथ से लिखते भी नहीं है आजकल। बताओ, इतने अच्छे अच्छे नोट्स। अगला हेडिंग डाल लो आप अपनी कॉपी में कि रिलेशन बिटवीन, किसमें, AMU एंड ग्राम में। रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम, ठीक है। रिलेशन क्या होता है इसका, देखो। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि मास जो है किससे कैलकुलेट करते हैं, कौन सी मशीन से। अभी मैंने आपको बताया था, बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। स्पेक्ट्रोमीटर, किससे, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। देखो AMU, एक AMU इज इक्वल टू, मैंने आपको कितना बताया था, एक AMU इज इक्वल टू 1/12 गुणा वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं, एक कार्बन एटम का जो आपका वेट होता है वो कितना होता है बताऊं? तो ये होता है आपका 1/12 गुणा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम जो होता है वो होता है एक कार्बन का वेट होता है। 1.99 गुणा 10⁻23 ग्राम, ठीक है। इतना जो होता है ये होता है इसका वेट। अब हमें इसी को कैलकुलेट करना है। ये जो है कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। अगर आप 1.99 गुणा 10⁻23 करेंगे, बटे में 12 करेंगे, तो ये आपका पूरा कैलकुलेट करने पर, जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना खुद, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक AMU इज इक्वल टू आपका 1.66 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम निकल के आएगा। कितना? 10⁻⁻24 ग्राम निकल के आएगा। ये रिलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इस चैप्टर में आपको काम आने वाला है, ठीक है, कि मोल एंड मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखनी है कि एक आता है हमारा अवोगाद्रो नंबर, उसे प्रूफ करने की जरूरत है नहीं हमें, डायरेक्ट आपको याद रखना है। एक अवोगाद्रो नंबर या फिर एक मोल जो होता है, अवोगाद्रो नंबर या मोल जिसे कहते हैं हम, ठीक है, क्या कहते हैं, एक मोल जो होता है, एक मोल ये होता है आपका 6.023 गुणा 10⁻23 मोल, ठीक है। इसे कहते हैं एक मोल या फिर एक मतलब अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि 6.023 गुणा 10⁻23 जो होते हैं मोल होते हैं एक अवोगाद्रो नंबर में और फिर एक मोल में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको लिख लेना है यहाँ पर नोट करके। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए नोट, ठीक है, नोट रुपए वाला नहीं, नोट यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है। जहां पर मैं नोट डाल के लिखवाऊं कोई बात तो वो यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ठीक। देखो एटॉमिक वेट आपको जब भी AMU में दिया होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि वेट ऑफ वन एटम। जब भी आपको कहीं पर भी दे रखा हो कि एक AMU, तो आप समझ लें कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको वेट ऑफ वन एटम, यानी कि एक एटम का वेट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर।
बट एटॉमिक वेट इन ग्राम, अगर कहीं पर भी जो है एटॉमिक वेट आपका ग्राम में दे रखा है तो वो आपका रिप्रेजेंट करता है 1 मोल एटम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि एटॉमिक वेट इन एएमयू, एटॉमिक वेट इन एएमयू, एटॉमिक वेट इन एएमयू में जो आपका रिप्रेजेंट करता है वो करता है वेट ऑफ वन एटम, यानी कि एक एटम का वेट रिप्रेजेंट करता है वहां पर, वेट ऑफ वन एटम। ठीक, वहीं अगर एटॉमिक वेट जो है वो आपका ग्राम में दे रखा होता है, एटॉमिक वेट इन ग्राम, अगर आपके लिए एक ग्राम में मतलब ग्राम में दे रखा है तो वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि वेट ऑफ 1 मोल, 1 मोल मैंने आपको कितना बताया था, वेट ऑफ 1 मोल, जिसे हम 6.023 गुणा 10⁻23 मोल भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपके कई सवाल भी बनेंगे। सबसे पहला देखो, मैं आपको सवाल भी एक करवा देता हूं आपको बताना है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम। मैं यहाँ पर क्वेश्चन खुद आपको बना के दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेट, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन में आपको बताने हैं कि आपके कितने एटम हैं। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले देख लो एक सवाल, आगे मैं आपको दूंगा करने के लिए, वो आपको करना होगा। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि ग्राम दे रखा है, तो ग्राम का मतलब क्या होता है कि वेट ऑफ 1 मोल, यानी कि 1 मोल का वेट हमें यहाँ पर दे रखा है। देखो 1 मोल में कितने होते हैं हमारे लिए, मान लो 1 मोल हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है उसका कितना होता है वेट, 16 एएमयू, अभी मैंने आपको लिखवाया है। तो 16 एएमयू ऑक्सीजन में, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्राम की बात हमसे कर रहा तो एएमयू हम लेंगे ही नहीं, 16 ग्राम ऑक्सीजन में, 16 ग्राम ऑक्सीजन में आपके होते हैं 6.023 गुणा 10⁻23 मोल होते हैं। ठीक है, अब हमें बताने हैं एटम इसके। ठीक है, कैलकुलेट करने हैं हमें एटम 8 ग्राम ऑक्सीजन के। अब हम तो यहाँ पर हमें पता है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में जब इतने होते हैं, अब हमें लगाना है यूनिट कन्वर्जन का मेथड। देखो अब जब हम यहाँ पर लिखेंगे 8 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि 8 ग्राम हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने होंगे, तो हम लिखेंगे 6.023 गुणा 10⁻23। अब ये जो 16 है आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो 8 जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, अब आप काटेंगे इसे तो 8 दूनी 16, 2 से यहाँ पे से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 0 2 एकम 2, आप मान लो इतना ही आएगा, यानी कि यहाँ पर इतना है मोल। ठीक है, यानी कि 3.01 गुणा 10⁻23 मोल आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप इसे मोल या फिर एटम ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ एटम, आप इसे आगे लिख सकते हैं कि एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन क्या अभी ये एटम है ऑक्सीजन के, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। क्यों है, क्योंकि हमसे यहाँ पर एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है। अगर हमसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल के रूप में पाया था, आपने जहां भी देखा हो वो उसे ऐसे लिखते हैं कि O2 के रूप में, ना कि ऑक्सीजन के रूप में केवल लिखते हैं। ठीक है, अगर वो हमसे यहीं पर कह देता कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करनी होती है, तो वो आपके जो निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं 3.01 गुणा 10⁻3, जिसमें हम गुणा 2, 3.01 गुणा 10⁻23 गुणा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अभी हमसे एटम पूछे तो हमने वहां पर मल्टीप्लाई नहीं किया है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ये हो गया सर। अब मैं आपको बता दूं, देखो एक एएमयू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाया है, 1.66 गुणा 10⁻24 ग्राम, इसे हम ऐसे भी कभी कभार लिख देते हैं एक एएमयू, मतलब एक कुछ इस टाइप का यू हमारा बनता है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें कि इसे हम इस टाइप से भी कभी कभार क्वेश्चन में दे रखा होता है एक, और फिर इसे भी हम एएमयू ही कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया सर आपका। अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, इतना मैं इरेज कर दूं या फिर इधर ही लिख दे रहा हूं, इधर जब स्पेस है तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इतने सही स्पेस में मैं तो कर दूंगा, आपको भी करना है। देखो मैं आपको सवाल दे रहा हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, इसमें कार्बन बिल्कुल सेम सवाल है, बस यह है कि मैंने एलिमेंट चेंज कर दिया और उसकी ग्राम मतलब वेट चेंज कर दिया। जल्दी, आपके पास 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड में इसका आंसर दो। काउंटिंग चालू है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15, आधा हो गया है सेकेंड, मतलब आधा टाइम आपका बीत चुका है। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, टाइम अप। क्या आपने इतनी देर में इसका आंसर निकाल पाए? अगर निकाला तो क्या सही निकाला? बताओ। 30 सेकंड का मैंने आपको टाइम दिया। इतना इजी सवाल है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों का निकल भी आया हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस सवाल में क्या कंफ्यूजन की बात है यार, बताओ। बिल्कुल अभी मैंने आपको करवाया है, जैसे 12 ग्राम होता है हमारा कार्बन, एक्चुअल में वेट जो होता है 12 ग्राम होता है कार्बन का। तो 12 ग्राम कार्बन जो होते हैं आपके 6.0, मैं केवल 6 ही लेके चल रहा हूँ, उधर का नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। 6 मतलब 12 ग्राम कार्बन में जो होते हैं हमारे 6 गुणा 10 की घात 23 होते हैं, ठीक है, एटम होते हैं कार्बन के। अगर मैं यहीं पर आपको हमसे पूछा कितना 3.6 ग्राम पूछा, तो आप सीधे लिख दो यहाँ पर 3.6 ग्राम में कितने होंगे। 3.6 ग्राम कार्बन में जो होंगे वो होंगे आपके 6 गुणा 10 की घात 23, 12 आपका नीचे आ जाएगा, गुणा में आपका 3.6 चला जाएगा, इसका पॉइंट हटाओ नीचे 10 आएगा, 12 3 36, 3 से 6 की मल्टीप्लाई कर दो 18, एक जो यहाँ पर जीरो लगा हुआ इसका आप पॉइंट लगा दो यहाँ पर, गुणा 10 की घात 23, यानी कि 1.8 गुणा 10 की घात 23 कार्बन के आइटम होंगे इसमें। बस, आसान, बताओ है नहीं है? है नहीं है इजी? बताओ। बिल्कुल आसानी से आपने कर दिया ऐसे है, देखो बिल्कुल इजी टू इजी आप इसे ऐसे मेथड में कर सकते हैं, ठीक। तो बिल्कुल आसान हो गया सवाल। इस सवाल को करने में कितनी देर लगी? अगर आप करना चाहें, ऐसी प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आपका जो है 10 सेकंड में ऐसे सवालों को कर दें, और बिना कैलकुलेशन, केवल माइंड में ही आप कैलकुलेशन कर देंगे इसकी। बताओ आसान है नहीं है? तो इस टाइप के आपके सवाल बनते हैं इसके ऊपर। अब मॉलिक्यूलर वेट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँ क्या इसी लेक्चर में? बताओ। मॉलिक्यूलर वेट तक मॉलिक्यूलर वेट जो है हमारा 2 और मोर एटम, इस क्वेश्चन को पहले उतारो। चलो मॉलिक्यूलर वेट के बारे में मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ थोड़ा सा आपके लिए कि मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। इधर जब साइड में जगह है तो यहीं पर बता देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट पढ़ लेंगे आज का टॉपिक, उसके बाद रहने कल पढ़ेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हेडिंग डाल लो अगला, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। आखिरकार मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? देखो सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए मॉलिक्यूल क्या होता है। जब दो एटम कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। जैसे मान लो ए, अभी दोनों एटम अलग अलग पड़े हुए हैं, ठीक है। जब इन दोनों को मैंने इसमें जोड़ दिया तो ये बन गया आपका एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। उससे कहते हैं मॉलिक्यूल्स। 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। लिख लो यहाँ पर आप, 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका H2O2 N2, ये सब हो गए आपके एग्जाम्पल। अब देखो, अब आती है मेन बात कि हमें मॉलिक्यूलर वेट का मैंने आपको डेफिनेशन क्यों बताया। अब मैं यहाँ पर आपका एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, छोटी सी बनाऊंगा। इधर लिख दे रहा हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ ऑक्सीजन, इधर लिख दे रहा हूँ नाइट्रोजन। आप देखेंगे कि अभी मैंने इन्हें एटम की फॉर्म में लिखा है। किसके? आइटम, मतलब एटम। यहाँ पर आइटम नहीं है, आइटम देखो दो वर्ड होते हैं हमारे, एक होता है ITEM, एक होता है एटम। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एटम के बारे में, जिसे परमाणु कहते हैं, आइटम नहीं कर रहे, ठीक है, ध्यान रखिए। मैंने लिखा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यानी कि मैंने यहाँ पर एटम के फॉर्म में नहीं लिखा है। अगर मैं इसे मॉलिक्यूलर के फॉर्म में लिखूँ H2O2 और N2, जब मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिखूंगा तो एक हाइड्रोजन का होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट 1 AMU। कितना होता है? 1 AMU। एक ऑक्सीजन का आपका होता है कितना? 16 AMU। कितना होता है? 16 AMU होता है सर, ठीक है। एक नाइट्रोजन का कितना होता है? अभी मैंने लिखवाया था आपको, कितना होता है? 14 AMU। कितना होता है? 14 AMU। लेकिन जब मैं मॉलिक्यूल का देखूंगा तो आप देखें कि सबके दो दो हैं। जब एक हाइड्रोजन का आपका 1 AMU है तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा बताओ? 2 AMU हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ? 2 AMU। ऐसे ही जब एक ऑक्सीजन का आपका 16 AMU है मॉलिक्यूलर मास, तो दो आपके ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बताओ? तो हो जाएगा 16 दूनी 32 AMU। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया, क्लियर हो गया। अब मैंने आपको ऐसे ही कहा कि नाइट्रोजन के जो है, एक नाइट्रोजन का जो है 14 AMU है, तो दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? दो नाइट्रोजन का हो जाएगा आपका 28 AMU।
तो यही तो है मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट। बस इतनी बात थी, याद करनी थी आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो इसी सवाल को, जैसे मान लो मैंने यहीं पर मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको देखो मैं तो ऐसे ही कर दूंगा आपको, लेकिन दोबारा से सवाल लिखना है। जैसे मैंने यही सवाल आपके सामने दे दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, नहीं मैंने लिख दिया यहाँ पर कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 8 ग्राम ऑक्सीजन। सवाल सेम है, बस केवल एक वर्ड बदल दिया, एटम का मॉलिक्यूल कर दिया। अब क्या हो जाएगा इसमें, देखो 8 ग्राम ऑक्सीजन हमसे पूछा है, एक ऑक्सीजन में हमारा कितना होता है, एक ऑक्सीजन में जो होता है हमारा वो कितना होता है, एक ऑक्सीजन में होता है वो होता है हमारा 16। अब हमसे पूछा है यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो हमें पता है कि एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका कितना, मैंने यहाँ पर लिखा है 32 एम लिखा है, बताओ। तो हमें पता है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन यानी कि O2 में आपके होते हैं 6 गुणा 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब हमें निकालने कितने में, 8 ग्राम में निकालने, मैं लिख दूंगा यहाँ पर 8 ग्राम में, यूनिट कन्वर्जन 8 ग्राम ऑक्सीजन में होगा आपका 6 गुणा 10⁻23, 32 आपका आ जाएगा अपॉन में गुणा में 8, ठीक है। तो अब इतने मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल हो जाएंगे, इसकी आप कैलकुलेशन कर लो, 8 चौक 32, इसे काटोगे आप 2 दूनी 4, 2 3 6, जब इसे काटोगे तो यानी 1.5 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल आपके आ जाएंगी, किसके, ऑक्सीजन के। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस देखो सवाल चेंज हो गया, आ गया देखो आंसर, इजी टू इजी, ठीक है। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो है आपके ये एक मॉलिक्यूल के लिए आया है। अब ऑक्सीजन के होते हैं 2 मॉलिक्यूल, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, किससे, 2 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ पर कर दो, यानी कि 1.5 दूनी हो जाएंगे आपके 3, तो आपका 3 गुणा 10⁻23 मॉलिक्यूल आंसर आएगा, ठीक है। बच्चे यहीं में तो कंफ्यूजन खाई जाते हैं। अब आपके लिए ऑप्शन भी ऐसे ही दे रखा हुआ, आपने इतना निकाल लिया और आपने लगा दिया 1.5 गुणा 10⁻23, बिल्कुल कट जाएगा आपका आंसर, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमसे यहाँ पर मॉलिक्यूल पूछेंगे तो ऑक्सीजन होता है मॉलिक्यूल O2 के फॉर्म में होता है, यानी कि हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इसका ये आ गया आंसर। ऐसे ही आप इसमें एटम की जगह मॉलिक्यूल कर सकते हैं, हो जाएगा आपका, ठीक, इजी है। तो मॉलिक्यूलर वेट तक आज हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपना स्टार्ट करेंगे क्या, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, PV इज इक्वल टू nRT गैस इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, बिल्कुल इजी टू इजी, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि पहली क्लास है, पहली क्लास में आप ज़्यादा मतलब भारी चीज़ ना पढ़ें, इजी टू इजी चीज़ें पढ़ लें, इतना आपके लिए सफिशेंट है फर्स्ट क्लास में। बाकी नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ाएंगे हम, धीरे धीरे अपना वेट भी बढ़ाएंगे। इसके जो है मैं कुछ क्वेश्चन आपको डाल दूंगा, किस पर, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर क्लास बढ़िया लगी हो, अब डेली तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और हमारे इस सीरीज़ को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिन्हें अभी तक इस सीरीज़ के बारे में पता नहीं है। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।